गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी बात चल रही थी एलएलपी, कंपनी अधिनियम और साझेदारी अधिनियम में अंतर के बारे में। तो उसके हमने 10 पॉइंट कर लिए थे। आज हम 11वां पॉइंट करते हैं उसका। ये अंतर थे हमारे, तो कुछ वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। साझेदारी अधिनियम, एलएलपी और कंपनी एक्ट 2013, ये आपको बताया हुआ है सारा। तो इसमें हमारे 10 पॉइंट हो चुके थे। 11वां पॉइंट है पृथक वैधानिक संगठन, यानी कि इनका एक अलग अलग संगठन होता है या नहीं। तो साझेदारी एक अलग संगठन है। साझेदारी एक पृथक वैधानिक संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से हम बोलते हैं, इसका एक अलग ही संगठन बनता है। और जबकि एलएलपी एक वैधानिक संगठन है लेकिन एक निगमित निकाय भी है। एलएलपी एक वैधानिक संगठन के साथ साथ एक निगमित निकाय है। निगमित निकाय से मतलब यहां पर यह है कि इसके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त है जिसकी देखरेख में ये एलएलपी चलती है। वैसे ही एक कंपनी एक्ट भी एक वैधानिक संगठन के साथ साथ निगमित निकाय है। इसके ऊपर भी रजिस्ट्रार होता है और इसके ऊपर भी रजिस्ट्रार होता है। उसके बाद सामान्य मुद्रा, तो साझेदारी में सामान्य मुद्रा आवश्यक नहीं है। सामान्य मुद्रा आवश्यक नहीं है। इसमें वैकल्पिक है और इसमें भी वैकल्पिक है। मतलब वैकल्पिक मुद्रा का काम भी हो सकता है और अंशों का जब काम होता है तो कागजों में भी वो मुद्राएं अंकित रहती है। उसके बाद निरंतर उत्तराधिकार, तो साझेदारी में निरंतर उत्तराधिकार नहीं होता। जो पार्टनर होते हैं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या वो काम छोड़कर जा रहा है तो वो पार्टनरशिप वही क्लोज करनी पड़ती है। लेकिन इसमें उत्तराधिकारी होता है, उसके उत्तराधिकारी को वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें भी बशर्ते विघटन और समापन ना हो। बशर्ते एलएलपी का विघटन एवं समापन न हो। और इसमें भी वैसे ही है, उत्तराधिकारी होता है बशर्ते, यानी कि कंपनी का विघटन एवं समापन न हो। ठीक है, इसमें भी वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एलएलपी और कंपनी एक्ट के नियम लगभग 50% नियम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 50 की जगह अब जो रिसेंटली में चल रहा है उसमें 70% नियम ही मिल रहे हैं। उसके द्वारा स्वयं द्वारा या स्वयं के विरुद्ध मुकदमा
स्वयं द्वारा या स्वयं के विरुद्ध मुकदमा। तो साझेदारी में एक पंजीकृत फर्म मुकदमा ला सकती है तथा उस पर उसके स्वयं के नाम से मुकदमा लाया जा सकता है। स्वयं के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है और एक एलएलपी सदैव मुकदमा ला सकती है तथा उसके नाम से भी मुकदमा लाया जा सकता है। स्वयं ला सकती है, वह उसके नाम से भी मुकदमा लाया जा सकता है। ठीक है। और एक कंपनी सदैव मुकदमा ला सकती है और इसमें भी सेम वही कंडीशन है, सेम स्वयं भी और उसके नाम से भी मुकदमा लाया जा सकता है। प्रबंध इसका प्रबंध कम से कम 2 व्यक्ति करते हैं, 2 साझेदार होने, न्यूनतम 1 प्रबंध कार्यशील साझेदार, न्यूनतम 1 व्यक्ति। ठीक है। और एलएलपी का प्रबंध निर्वाचित साझेदारों द्वारा न्यूनतम 2 व्यक्ति इसका प्रबंध करते हैं और एक कंपनी का भी न्यूनतम 2 और अगर सार्वजनिक है तो न्यूनतम 7। ठीक है। तो इतने व्यक्ति इसका प्रबंध कर सकते हैं। एक साझेदारी फर्म का प्रबंध 1 व्यक्ति करेगा और उसके बाद संगठन की आय देखिए, एक साझेदारी फर्म की संगठन की एक पृथक तथा निश्चित संगठन के रूप में होने के कारण आयकर अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारित की जाती है। आयकर अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारित की जाती है और इसमें भी 1961 के अधीन और इसमें भी 1961 के अधीन निर्धारित की जाती है। यानी कि सबकी एक अलग अलग आय है और आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जो भी उसके रूल एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग इनकी फर्म में इनको क्या क्या इनकम से क्या क्या साधनों से आय हुई है और किन किन साधनों से किन किन तरीके से इन्हें छूट प्राप्त हो सकती है, डिडक्शंस प्राप्त हो सकती है, वो 1961 के अधीन जो नियम है उसमें पता लगता है। उस पर उसके बाद पूंजी योगदान पर ब्याज, पूंजी योगदान पर ब्याज। अब साझेदारी फर्म में अगर कुछ सीमाओं के साथ साथ पूंजी पर ब्याज फर्म के हाथों में कटौती योग्य है। कुछ सीमाओं में साझेदारी फर्म में पूंजी पर ब्याज कटौती योग्य है और इसमें कहीं भी किसी तरीके से कोई भी ब्याज मिलता है वो कटौती योग्य नहीं है और इसमें भी पूंजी पर ब्याज कटौती योग्य नहीं। ठीक है। यानी कि इसका पूरा बता देता हूं कि पूंजी पर ब्याज कटौती योग्य नहीं होता और कुछ सीमाओं के साथ पूंजी पर ब्याज एलएलपी के हाथों में कटौती योग्य नहीं है। और उसके बाद प्रबंधकीय पारिश्रमिक, अब इसमें बात आती है कि कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक पंजीकृत फर्म के हाथों में कटौती योग्य है।
ये अगर प्रबंधकों को कोई पारिश्रमिक देते हैं तो आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग वो कटौती योग्य है कुछ सीमाओं तक। ठीक है, सारा कटौती योग्य नहीं होता जो भी उन्होंने पारिश्रमिक दिया है। ठीक है, सारा कटौती योग्य नहीं है। और जबकि इसमें कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक कटौती योग्य है। इसमें भी कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, वो सीमाएं जैसे डिडक्शन अपने को 1.5 लाख रुपए तक मिलती है, उसमें कुछ सीमाओं तक कटौती योग्य है और इसमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक कटौती योग्य नहीं है। यानी कि ये हम अपनी इनकम टैक्स की फाइल भरते हैं ना कंपनी की या फर्म की, तो उसमें जो भी हम खर्चे करते हैं वो कुछ सीमाओं तक कटौती योग्य मिल जाते हैं हमें। इवन देन हमने अगर कोई साधन ले रखा है, अगर वो व्यक्तिगत ले रखा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जलने वाला जो भी पेट्रोल है वो कटौती योग्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमने वही साधन फर्म के नाम पर ले रखा है तो उसमें जलने वाला ईंधन यानी कि पेट्रोल या डीजल वो कुछ सीमाओं तक, जैसे मान लीजिए साल में 10,000 रुपए का पेट्रोल जला या डीजल जला, तो उसमें 20 या 30% तक हमें कटौती योग्य, मतलब 3,000 रुपए का हमें कटौती योग्य बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। 7,000 रुपए का तो हमारा एक्सपेंसिस हो गया, हुआ तो 10,000 का है, लेकिन उसे हमने अगर इनकम टैक्स की फाइल में रिटर्न में दिखाया उस खर्चों को, ठीक है ना, तो उसमें से हमें 3,000 रुपए तक की डिडक्शंस प्राप्त हो सकती है। नया रूल क्या आया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इनकम टैक्स का रूल है, ठीक है ना, लेकिन इतना मुझे श्योर ये पता है कि वो फ्यूल हमें कटौती योग्य प्राप्त हो सकता है, बशर्ते वो साधन अगर हमने फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अगर पर्सनल नाम से है तो उससे जलने वाला या उस पर मेंटेनेंस का कोई भी खर्चा जो किया है हमने वो कटौती योग्य नहीं होगा, अदरवाइज वो कटौती योग्य हो सकता है कुछ सीमाओं तक। उसके बाद लाभों का वितरण, लाभों का वितरण, तो लाभों का जो वितरण होगा, साझेदारी फर्म में द्वारा लाभों के वितरण पर कोई कर नहीं दिया जाता। लाभों के वितरण पर कोई कर मतलब टैक्स नहीं दिया जाता, ठीक है। और जबकि उसमें लाभों के वितरण पर एलएलपी द्वारा कोई कर नहीं दिया जाता, लेकिन साझेदारों के हाथों में लाभ छूट योग्य होता है। कोई कर नहीं दिया जाता बल्कि छूट योग्य होता है, ठीक है। और एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी या सार्वजनिक कंपनी द्वारा जो भी लाभांश के बंटवारे पर लाभांश वितरण कर दिया जाता है, अंशधारक के हाथों में वो लाभ छूट योग्य होता है। अंश धारक के हाथों में लाभ छूट योग्य होता है। देखिए कंपनी ने तो जो लाभ दिया है वो तो टैक्स देगी, लेकिन जिससे अंशधारक को वो लाभ प्राप्त हुआ है उसे उसमें से कुछ छूट मिल सकती है। जैसे हमें आज अगर बैंक से कोई ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, पहले ये कंडीशन थी 10,000 रुपए तक अगर हमें ब्याज प्राप्त होता है वो छूट योग्य होता था, 10,000 से ऊपर होता था तो उस पर टैक्स लगता था, ठीक है ना। लेकिन अब वो सीमा 40,000 रुपए तक कर दी है। अब हमें अगर बैंक से 40,000 रुपए तक ब्याज प्राप्त होता है वो छूट योग्य है। इवन देन सेविंग का जितना भी ब्याज मिलता है वो भी छूट योग्य हो जाता है, उसमें भी छूट प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद संगठन द्वारा प्रतिभागियों को ऋण तथा अग्रिम, लास्ट पॉइंट, संगठन द्वारा प्रतिभागियों को ऋण या अग्रिम, लोन या कोई एडवांस राशि दे रखी है तो यह कर योग्य नहीं है। साझेदारी फर्म में यह कर योग्य
नहीं है, और जबकि एलएलपी में कर योग्य नहीं है, इसमें भी कर योग्य नहीं है, और उसमें कुछ शर्तें पूरा होने के बाद वह कर योग्य है। सीधी सी बात आप ये लिख लो, कर योग्य है। अगर इसमें अगर किसी को कोई एडवांस राशि या लोन दे रखा है तो वो कर योग्य हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साझेदारी फर्म, एक साझेदारी अधिनियम, एक एलएलपी अधिनियम और एक कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक एलएलपी के बारे में, एक साझेदारी के बारे में और एक कंपनी के बारे में पूरा रुझान पता लग जाता है कि उसमें क्या चीजें होती हैं और कौन सी चीज कहाँ कर योग्य है और कितने उसमें व्यक्ति होने चाहिए, तो कब कहाँ किनका उत्तराधिकार होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें पता लग जाती है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।